वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था जियाल यांग ग्रैंडमा से बोलता है कि वो जियालिन के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दें और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने दें। वहीं सोंगयन और जियालिन नाइट स्पेंड करते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। वहीं मिडनाइट फ्लाइट बार में किमी एकदम से अंदर आता है। वेटर उसे देखता है और बोलता है, ब्रदर मी। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही किमी बोलता है, तुम्हारा बॉस कहाँ है? वेटर बोलता है, बॉस लॉन्च में है। और वेटर फिर कुछ बोलने वाला था कि तभी किमी सीधा लॉन्च की ओर चला जाता है। वेटर वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है। उसको लगता है कि कोई तो गड़बड़ हुई है। तो वेटर सीधा किमी के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों हो? उसको ऐसा इसीलिए लग रहा था क्योंकि वो किमी को ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जितना वो जानता था उससे बताया जा सकता है कि जब भी किमी आता तो वो वेटर से ग्रीट करता, फिर बाद में उससे बातें करता और काफ़ी हम्बली और उसे भी बातें किया करता था। फिर ड्रिंक्स ऑर्डर करके उसके बॉस के पास जाया करता था। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से किमी इतना टेंशन में लग रहा था। किमी उसके सवाल को नज़रअंदाज कर देता है और सीधा ऊपर की ओर जाता है। वो लॉन्च का दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, क्या तुमने 15 मिनट पहले अर्थक्वेक महसूस करा? किमी बोलने ही वाला था कि तभी वो शांत हो जाता है। कमरे में इतना अंधेरा और नूडल्स की बदबू देखकर वो वहीं खड़ा हो जाता है। तभी सोंग हुआ सिंह लैम्प चलाता है तो उसे दिखता है कि वो सोफे पर बैठा हुआ था और नूडल्स और कॉफ़ी के मज़े ले रहा था। किमी के आने के बाद वो इंस्टेंट नूडल्स को टेबल पर रखता है। फिर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ का एक मैजिक स्पेल बनाकर इन्फॉर्मेशन पढ़ता है। फिर थोड़ी देर बाद वो किमी की ओर देखता है और अपना हाथ हाय की ओर हिलाकर बोलता है, हाय, काफ़ी दिनों बाद मिले। किमी सीधा लाइट्स ऑन करता है पूरे कमरे की। पूरे कमरे में लाइट आने के बाद सोंग हायसेंग बोलता है, किमी जल्दी बंद करो, मेरी ब्लैक शैडो ज़्यादा देर तक ये नहीं झेल सकती। उसकी ब्लैक शैडो सोंग हायसेंग के पीछे छुप जाती है। उसके बाद किमी लाइट ऑफ करता है और बोलता है, अब ये यहाँ क्या कर रहा है? वो ब्लैक शैडो किमी की ओर देखती है। सोंग हायसेंग आंसर करने ही वाला था तभी वो ब्लैक शैडो बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये कोई तुम्हारा घर नहीं है, मैं भी तुम्हारे ग्रुप का ही मेंबर हूँ, समझे? किमी चौंक जाता है और बोलता है, हमारे ग्रुप के मेंबर तुम? वो ब्लैक शैडो वाला पर्सन बोलता है, हाँ ज़रूर, ऊपर से ऑर्डर आए थे तभी मैं इस प्लेनेट पे आया हूँ, नहीं तो तुम्हें लगता है कि मैं इतनी डरावनी जगह पे आऊँगा? किमी इस इंसान की ओर घूरने लगता है। फिर बाद में बोलता है, अगर ऊपर से ऑर्डर आए हैं तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं। जब हम दोनों इस जगह से रिटायर हो जाएंगे तब मैं तुमसे अपना बदला चुकाऊँगा। ब्लैक शैडो वाला मैन हेल्पलेसली बोलता है, किमी तुम अब तक दुश्मनी लेके बैठे हो। हमारे प्लेनेट की वजह से हम में जो लड़ाई हुई थी उसे बीते हुए कितनी सदियां हो गई हैं, लेकिन तुम अब भी उसे नहीं भूल पाए और मुझे तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहिए। मैंने तुम्हें सीधा नहीं मारा था, बल्कि मैं तुम्हारे संग काफ़ी दयालु था, बस पेट मारा था तुम्हारा। ये सुनकर किमी का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलता है, दूलान से, तुम्हें पता है ना, मेरे प्लेनेट में इंसान और जानवर एक ही सोल के पार्ट होते हैं ताकि हम अपनी बीस्ट फॉर्म दिखा सकें। हम कोई आम आदमी नहीं होते। तुमने जिसको मारा वो कोई पेट नहीं था, मेरी लाइफ का पार्ट था, समझे? तुमने मेरा आधा हिस्सा मार दिया। वो ब्लैक शैडो वाला इंसान दूलान से ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी। बोलता है, क्या वो पेनफुल था? किमी बोलता है, अगर तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ करोगे जो कि ओमेगा के इक्वल होती है, वो ओमेगा जिस पर डीपली मार्क करा गया हो, तो फिर वो उतना पेनफुल हो जाता है जैसे कि किसी अल्फा ने फोर्सफुली तुम पर 2 बार मार्क करा हो। तो गाइस, किमी जो बात कर रहा है वो एक्चुअल में ओमेगा वर्ल्ड वाली थी। दूलान से अपनी गर्दन ना की ओर हिलाता है और बोलता है, मैं ओमेगा नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारी भावना समझ चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कंडीशन इतनी सीरियस है, सॉरी।
इतना सीरियसली उसे सॉरी बोलता हुआ देख किमी का जो गुस्सा था वो थोड़ा शांत होता है। भले ही काफ़ी सदियां बीत गई थी, लेकिन इस तरह से सॉरी सुनकर किमी ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाता। वो इंस्टेंट नूडल्स की ओर देखता है और फिर चिढ़ के बोलता है, खाओ खाओ खाओ, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है ना, दिन भर खाते रहते हो। ये पूरा का पूरा घर तुमने इंस्टेंट नूडल्स से भर रखा है। दूलान से बोलता है, हे तुम मुझ पे आरोप मत डालो, सब लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। आखिर सोंग हाय सिंह को ही देख लो, वो अपने हिसाब से जीता है। ये सुनकर किमी बोलता है, कम से कम वो जीता है तो शांति से तो जीने देता है, तुम्हारी तरह तो नहीं। कितनी बदबू फैला रखी है पूरे कमरे में। सोंग हाय सिंह इन दोनों की लड़ाई सुनकर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे आदत थी ये दोनों जब भी मिलते हमेशा लड़ते थे। वो बस इंफॉर्मेशन पे फोकस कर रहा था जो कि वो इतनी देर से देख रहा था। तभी एक इमेज पॉपअप होती है। सोंग हाय सिंह बोलता है, ये शियालिन की इंफॉर्मेशन है कि पिछली ज़िंदगी में वो कैसे मरा था। दूलान से लेकर आया। किमी आओ और देखो इसे। किमी दूलान से की ओर देखता है। वो थोड़ा सरप्राइज होता है कि आखिर उनका टीम मेंबर होने के बावजूद दूलान से इतने समय से उनके पास नहीं आया। तो इसका मतलब ये था कि सोंग हाय सिंह ने उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोला था। किमी इंफॉर्मेशन देखता है और बोलता है, अच्छा तो ये ट्यूमर के कारण मरा था। सोंग हाय सिंह बोलता है, नीचे पढ़ो अभी। किमी आगे बढ़ता है। आगे पढ़कर वो सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, इसका लवर, इसके मरने के बाद इसके लवर ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। सोंग हाय सिंह उंगली से एक जगह की ओर इशारा करता है और बोलता है, टाइम देखो, आखिर सोंगयान कब मरा था। शियालिन के मरने के बाद उसके 7 दिन बाद सोंगयान ने भी अपनी जान ले ली थी। किमी थोड़ा सोचता है, फिर बाद में बोलता है, 7 दिन बाद, यानी कि शियालिन के 7वें दिन। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस दुनिया में अगर कोई मरता है तो उसकी सोल 7 दिन तक दुनिया के चक्कर काटती है और 7 दिन बाद वो उस इंसान के पास जाती है जिसकी वो सबसे ज़्यादा परवाह करती हो। दूलान से नूडल्स खा लेता है, फिर बाद में बोलता है, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो सोंगयान वो भी शियालिन का लवर था, है ना। उसने फैसला किया कि वो अपने आप को भी ख़त्म कर लेगा। शियालिन के मरने के 7 दिन बाद उसने ये आशा रखी थी कि वो भी शियालिन की सोल को फॉलो करेगा, और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों इस भंवर में फंस गए। जिस बिल्डिंग से वो कूदा, वो जगह, वो समय और स्पेस स्टॉर्म जो कि 1000 सालों में एक बार आता है, वो स्पेस स्टॉर्म सोंगयान की सोल को खा गया और सोंगयान के साथ साथ शियालिन की भी। और अब वो समय के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। शियालिन की वो इसीलिए खा गया क्योंकि सोंगयान की सोल शियालिन की सोल को फॉलो करना चाहती थी। बस दिक्कत ये है कि ये दोनों ही नहीं जानते कि समय के चक्रव्यूह में फंसने से उन्हें क्या क्या बाधाएं झेलनी होगी। शियालिन की आत्मा 4 साल पहले ही पुनर्जन्म ले लेती है, वहीं सोंगयान, उसकी आत्मा अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले आई है। ये सुनकर सोंग हाय सिंह बोलता है, नहीं, तुमने ऑर्डर रिवर्स कर लिया है। अगर हम समय के चक्रव्यूह के हिसाब से देखें तो सोंगयान है जो सबसे पहले कूदा था और उसकी आत्मा को शियालिन की आत्मा से पहले खा लिया गया था। और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। किमी परेशान होकर बोलता है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया और कौन बाद में। दिक्कत ये है कि अब इन दोनों ने ही पुनर्जन्म ले लिया है और इसकी वजह से स्पेशल डिस्प्लेसमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही। मुझे चिंता है कि ये कब तक चलेगा। दुलान से बोलता है, मैं इसीलिए तो आया हूँ। और वो समझाता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग इन लोगों का पुनर्जन्म हो गया और ये लोग समय के चक्रव्यूह को तोड़कर अपने पास्ट में आ गए। अभी तक तो फ़िलहाल सब ठीक है, लेकिन बुरी खबर ये है कि अगर पैरेलल स्पेस की ऑर्बिट हमारी ऑर्बिट से टकरा गई तो एक न्यू ऑर्बिट बन जाएगी, जिससे दोनों ऑर्बिट कॉलिजन कर लेंगी और उनके बीच फ्रिक्शन पैदा होगा। जानते हो इसका मतलब क्या है? तबाही। किमी चौंक जाता है और बोलता है, क्या ये सच है? दुलान से बोलता है,
ऑफ कोर्स ये सच है। आखिर ये प्रेडिक्शन हमारी मॉनिटरिंग एजेंसी ने करा है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। किमी सोंग हायसिंग की ओर देखता है और बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए? सोंग हायसिंग चुप था, फिर वो बोलता है, फ़िलहाल प्लान ए एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो हम फिर प्लान बी करेंगे। मुझे लगता है यही सबसे सेफेस्ट और कंजर्वेटिव आइडिया है। ये सुनकर किमी बोलता है, क्या? ये तुम्हें सेफेस्ट और कंजर्वेटिव लग रहा है? सोंग हायसिंग बोलता है, क्योंकि ये ऐसा है। किमी बोलता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों जीवित आत्मा हैं। फिर बाद में दुलान से बोलता है, सच कहूँ तो मैं सोंग हायसिंग से अग्री करता हूँ। अगर हम सोंगयान और शियालिन को ख़त्म कर दें तो हम पूरी दुनिया बचा सकते हैं। किमी सोफे पर बैठ जाता है और फिर बाद में परेशान होने लगता है। दुलान से सोंग हायसिंग की ओर देखता है और बोलता है, किमी एक डॉक्टर है सोंग हायसिंग। इस प्लेनेट पर रहकर उसे आदत हो गई है कि उसे लोगों की जान बचानी है और जिनको चोट पहुंची है उन पर मरहम लगाना है। ये उसका काम नहीं है कि वो किसी को मारे, स्पेशली उन लोगों को जिनके पास कोई ताकत ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई सामना कर सकें। ये उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैं कर देता हूँ। मेरे अंदर दिल नहीं, उन दोनों को मारना मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किमी बोलता है, नहीं दुलान से, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। दुलान से बोलता है, हे मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जाने दो। किमी बोलता है, ये मेरी दिक्कत है, मैं रास्ता ढूंढ लूँगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मुझे मेरे काम में तुम्हारी नाक अड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? दुलान से बोलता है, वेल, अगर ये मेरा काम नहीं है तो फिर बाद में मैं वापस चला जाता हूँ। दुलान से भी नाराज़ हो जाता है अपनी इतनी डिसरेस्पेक्ट सुनकर, वो भी किमी के हाथों। वो गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, किमी मुझ पर आरोप मत लगाना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। ये दो लोग जिनको मारने में तुम इतने हेजिटेट हो रहे हो, ये पूरे समय का चक्रव्यूह बिगाड़ देंगे, समझे तुम? तो अच्छा होगा तुम अपना काम जल्दी कर लो। ये बोलने के बाद वो टर्न होता है और फिर बाद में अपने दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर वो एक मैजिक कार्ड का यूज़ करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सोंग हायसिंग बोलता है, हे दुलानजे, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। दुलानजे अपनी दुनिया में चला गया था और सोंग हायसिंग अपना सर हिलाता है और बोलता है, क्या करूँ मैं इन दोनों का? किमी को भी पता था कि उसने दुलानजे को गुस्सा दिला दिया है और उसे दुलानजे की चिंता होती है क्योंकि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो बोलता है, ये लड़का आखिर इसका जेंडर क्या है? ये ओमेगा है ना? मुझे तो यही लगा था, पर अब ये बोलता है कि ये ओमेगा नहीं है। सोंग हायसिंग बोलता है, इसके होम टाउन में ओमेगा काफ़ी रेयर होते हैं। अब काफ़ी देर हो गई है कि ये अपनी दुनिया के ओमेगास को बचा सके, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी मुश्किल जॉब एक ओमेगा को क्यों पकड़ाई। तो मुझे नहीं लगता ये ओमेगा है। और वो बोलता है, मुझे लगता है ये बीटा है। ये सुनने के बाद किमी थोड़ा रिलीफ में आता है कि वो ओमेगा नहीं है, क्योंकि ओमेगा लोग ज़्यादा ही बीमार पड़ जाते हैं थोड़ी सी टेंशन लेकर। और अभी उसने इतना गुस्सा दिला दिया है उसे, तो हो सकता है उसकी बॉडी ख़राब हो जाए। हालांकि अल्फ़ा से ज़्यादा बीटा भी इतने अच्छे नहीं होते, वो भी जल्दी बीमार हो जाते हैं। सोंग हायसिंग खांसता है और फिर बाद में मुद्दे की बात पर आता है। लांजी ने जो कुछ भी कहा, मैं जानता हूँ वो अपनी लाइन क्रॉस कर गया, लेकिन तुम इसे अपने दिल पर मत लो। आखिरकार तुम जानते हो ये कितनी बड़ी बात है। अगर समय का चक्रव्यूह बिगड़ा तो उसके प्लेन में उसके सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए उसे एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह भेजा गया। तो तुम समझ सकते हो कि प्रेशर इतना छोटा नहीं है, लेकिन इस इशू में मैं उसकी बात से सहमत हूँ। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये बहुत छोटा सा सेक्रीफाइस है कि हम दो लोगों को मार दें और पूरी दुनिया को बचाएं। मैं आशा करता हूँ तुम मेरी बात समझोगे। किमी शांत हो जाता है और काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोलता। फिर बाद में वो एक वीडियो की ओर इशारा करता है और बोलता है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? मुझे ये कॉपी करना है। तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे अपने लोगों को मारना है ताकि
मैं दुनिया को संभाल सकूं, तो मैं ये सीधा नहीं कर सकता। उनको अगर मुझे मारना है तो कोई पीसफुल डेथ देनी होगी। ये इतना स्ट्रेट और सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैं उनके सर में ऐसी गोली नहीं मार सकता। आई होप तुम समझोगे। सॉन्ग हाइसेंग उसकी बात समझता है और फिर उसकी बात से अग्री करके बोलता है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, पर जल्दी बता देना। तो असल में बात ये चल रही थी कि जियालिन और सोंगयान के रीबर्थ से समय का चक्र भी बिगड़ गया है और आगे जाके अगर ये दोनों ऑर्बिट कोलाइड हुई तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी और कई सारी दुनिया तबाह हो जाएंगी। इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि जियालिन और सोंगयान को मारकर ये इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं किमी, जो कि जियालिन का सीनियर था, वो परेशान हो रहा होता है कि वो जियालिन को कैसे मारे। तो बस यही था और हमारा चैप्टर एंड होता है। अगले चैप्टर में आपको जियालिन और सोंगयान की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो फिर अगले चैप्टर का वेट करिए और आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।